हेलो एवरीवन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ कल्चर ऑफ पंजाब। जैसे कि हमने देखा लास्ट हमने जो हिस्ट्री के जो लेक्चर्स कंप्लीट किए, जैसे हमने हिस्ट्री को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो हमने वो तीनों को देखा कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब में क्या सिचुएशन थी पंजाब की, मेडिवल में क्या हुआ और मॉडर्न में क्या हुआ। तो इसी तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कल्चर ऑफ पंजाब। अब कल्चर ऑफ पंजाब को लर्न करना इजी कैसे हो सकता है? देखिए, अब हम कल्चर में क्या देखते हैं कि पंजाब में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से उनके डांस है, कौन कौन से वो कपड़े पहनते हैं। तो हम पंजाब में रहते हैं, ये चीज़ें हमें थोड़ा लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिर्फ हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हम कुछ गुरुद्वारास जो हैं, हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से, हम खुद भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलॉन्ग करते हैं, है ना? जैसे मैं बोल दूँ कि मैं जालंधर में हूँ, तो जालंधर में मुझे पता है फेमस मंदिर कौन-सा है, तो मैं बोलूँगी देवी तालाब मंदिर, है ना? तो हम जहाँ-जहाँ पे रहते हैं, वहाँ-वहाँ के तो हम प्लेसेस बहुत अच्छे से देख लेते हैं। उसके आस-पास के भी हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं। मैंने बोला अब अमृतसर के पास, तो मैं अमृतसर में बोल रही हूँ, यहाँ पे दरबार साहिब है ना? वो तो वैसे ही बहुत फेमस है, एक टूरिज़्म प्लेस भी है वो। तो जब हम कल्चर ऑफ पंजाब पढ़ेंगे तो हमने उसको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हो रहा है उसके बेसिस पे देखना है। कौन-कौन से मेले लगे, कौन-कौन से त्योहार मनाए गए, दिवाली, दशहरा, गुरपुरब, सब कुछ। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पंजाबी कल्चर इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। वी ऑल नो कि बहुत सारे लोग जो है एक पंजाबी का जो कल्चर है वो एक बहुत अपनाते हैं। कहते हैं कि ये जो पंजाबी होते हैं बड़े खुले दिल के होते हैं, है ना? तो हम ये सुनते भी हैं, तो कहते हैं एक पूरे ही एक वर्ल्ड में एक रिच कल्चर जो है ये अपनी एक जगह बना चुका हुआ है। द हिस्ट्री एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कल्चर इज़ क्वाइट विविड एंड वास्ट। वी ऑल नो कि एक इसकी जो हिस्ट्री है वो भी बहुत ही वास्ट है ना? चाहे हम स्टार्ट करें एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, चाहे हम देखें अपने सिखिज़्म में, चाहे देखें सिख पंथ की स्थापना, तो हर जगह पे एक बहुत ही वास्ट साइज़ की जो है ये अपनी जगह घेर रहा है। पीपल ऑफ पंजाब आर फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, हार्ड वर्किंग एंड रिलाइश लिविंग। हमें पता है हम खाना भी बड़े अच्छे से खाते हैं, हमें होता है कि अपनी मतलब ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, तो वो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख रहे हैं कि जो पंजाबी होते हैं, वो बड़े खुले दिल के होते हैं, है ना? पंजाबी सॉन्ग्स आर फुल ऑफ मेलोडी। मेलोडीज़ तो है ना? हम पुराने जब गाने सुनते थे, सुरिंदर कौर जब होते थे, है ना? पुराने-पुराने जो बहुत सिंगर्स थे, तो एक बहुत ही प्यारी-प्यारी सी ट्यून्स होती थी। तो अभी भी हम जब उन पुराने गानों को सुनते हैं, तो एक ऐसा लगता है कि हम पुराना जो था ना पंजाब, हम उस जगह पर पहुँच रहे हैं, है ना? द ड्रम बीट्स ऐड टू द एक्सिबरेंस ऑफ पंजाबी म्यूज़िक। हमारे म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा है कि हम ड्रम्स बहुत यूज़ करते हैं, एक बीट वाला म्यूज़िक रहता है। अब तो बहुत सारे जो बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, वो भी इसको अपना रही हैं, है ना? तो देखिए, डांस स्टाइल हम सबको पता है, गिद्दा हो गया, किकली हो गया, भांगड़ा हो गया, सम्मी हो गया। फ़ोक म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ पंजाबी कल्चर। लोक गीत जिसको हम कहते हैं, जैसे बहुत मतलब काफ़ी अभी भी स्कूल्स, कॉलेजेस में ये चलता है, जैसे फ्यूजन्स होते हैं ना कॉलेजेस में, वहाँ पे भी हमें फ़ोक जो सॉन्ग्स हैं वो मिलते हैं। वुमेन प्रेफर पटियाला सूट एज़ अ पैक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अटायर। वी ऑल नो कि पटियाला सूट्स बहुत फेमस है पंजाब में, है ना? लड़कियाँ पहनती हैं इसको। फुलकारी भी बहुत फेमस है, वो जो ऊपर से ओढ़ती हैं, फुलकारी जो निकालती हैं वो, है ना? वो जो उसके ऊपर वो बनाती हैं, वो भी बहुत फेमस है। शॉल्स इन सिल्क आर केयरफुली हैंड वोवन यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव्स एंड डिज़ाइंस। तो जो सिल्क की जो शॉलें होती हैं वो भी बहुत फेमस हैं। तो ये सब हम अपने आसपास देख रहे हैं, है ना? तो एक तरह से कल्चर थोड़ा लर्न करना ईज़ी है, ये बहुत ही आपका ईज़ी सा होने वाला है ये चैप्टर। फिर आती है गुरमुखी स्क्रिप्ट। क्या है गुरमुखी स्क्रिप्ट? हम सबको पता है, हम क्या पढ़ते हैं, ऊड़ा एड़ा ईड़ी, है ना? ये गुरमुखी स्क्रिप्ट है, ठीक है? Gurmukhi is the name of the script used in writing Punjabi. Gurmukhi is derived from an old Punjabi term Gurumukhi, literally means from the mouth of Guru, यानी कि गुरु जी के मुंह से आई हुई जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं गुरमुखी. The letters existed before the time of Guru Nanak Dev Ji as they had their origin in the Brahmi script, but the origin of the script is attributed to Guru Angad Dev Ji, who gave new shape and new order to the alphabet. जो गुरु नानक देव जी से पहले जो हम अपनी इस लैंग्वेज को देखते हैं, ये हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलता है। इस वाली में जब आप इंडियन एशियन पढ़ के आए हो, है ना, आपने देखा होगा उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोला गया है, ठीक है? लैंग्वेजेस भी उस समय में एंशियंट में बहुत सारी थी, पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज, है ना, इस तरह से। तो पहले जो ट्रेसेस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। गुरु अंगद देव जी के बाद ये रियलिटी में एक आ गया, ठीक है? फिर उन्होंने इनको शेप्स देनी स्टार्ट की। वैसे तो जो सारे जो पंजाबी के शब्द हैं, उनका जो एक
कह सकते हैं जो साइज है वो इक्वल है। एक ऊड़ा एड़ा जो है, ये जो ऊड़ा डालते हैं, एड़ा डालते हैं, इन सबको जो छोड़ के बाकी सबके जो साइज है वो थोड़े मतलब सिमिलर शेप में आते हैं। ठीक है, तो हम सबको पता है 35 अल्फाबेट्स है। ऊड़ा से लेके हम जहाँ तक करते हैं एंडिंग, जैसे हम बोलते सस्य पैरी बिंदी है ना, वहां तक एंडिंग तक जो है ये पूरी 35 अल्फाबेट्स है। उसके बाद आती है पंजाबी लैंग्वेज। एज द लैंग्वेज ऑफ पंजाब इंट्रोड्यूस्ड इन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ द स्टेट 13 अप्रैल 1986। हमें ऑफिशियली ये कब मिली या ऑफिशियली कब हुई? 13 अप्रैल 1986। ऑफिशियल होने का मतलब है कि ये शेड्यूल 8 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसमें भी है। शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आने का मतलब है इसकी एक अपनी रिकग्निशन है, इसकी एक अपनी पहचान है। पंजाब इज एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। तो हमने देखा हुआ है कि आर्यन लैंग्वेजेस में क्या था, आर्यन क्या थे? जो आए थे, जिनका कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से आए थे। कोई बोलता सेंट्रल एशिया से, कोई बोलता आर्किटिक रीजन से। तो वो जो इंडो आर्यन यानी इंडियंस और आर्यंस की जो लैंग्वेज है, ये पंजाबी बोली जाती है। पंजाबी हैज 3 डायलेक्ट्स, नेमली ईस्टर्न पंजाबी, वेस्टर्न पंजाबी एंड पहाड़ी और डोगरी। कहते जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं हमारा पंजाब है, साइड्स देख ले इसकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, 3 डायलेक्ट्स है, यानी 3 तरह से यहाँ पे लैंग्वेजेस आती हैं। ईस्टर्न पंजाबी हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, ईस्टर्न पंजाबी में कौन आता है? हिमाचल आ जाता है। वेस्टर्न पंजाबी आती है इस साइड से, हम बोल सकते हैं थोड़ा सा जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगता है ना। उसके बाद आती है पहाड़ी और डोगरी। तो पहाड़ी और डोगरी जो हमें पता है कि ये हिमाचल वाले लोग बोलते हैं, तो इन्होंने पहले इसको एक लैंग्वेजेस में डिवाइड किया था कि 3 तरह से ये जो है 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है। अगर मैं बोलूँ ईस्टर्न पंजाबी, तो ये लैंग्वेज जो है ये अपने आप में 4 सब डायलेक्ट, यानी कि वैसे तो डायलेक्ट है लेकिन ये अपने आप में ही 4 में फिर से डिवाइड है। माझी, मलवई, दुआबी, पुआधी। तो हमने पढ़ा हुआ है माझा, मालवा, दुआबा, है ना। तो लैंग्वेजेस भी हम उसके बेसिस पे देखेंगे। माझी स्पीकन इन द माझा रीजन ऑफ पंजाब। माझा तो हम बोल देते हैं गिद्दे वाली जो बोलियां होती है उसमें भी बोला जाता है माझे दी जट्टी या दुआबे दी जट्टी। माझा वैसे हम बोल देते हैं अमृतसर वालों को, दुआबा हम बोल देते हैं जलंधर वालों को। तो जो माझा रीजन ऑफ पंजाब है उसमें अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, पठानकोट आ जाता है, और इसको टकसाली बोली भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसको टकसाली बोली भी बोला जा सकता है। दूसरा है मलवई, spoken in the Malwai region of Punjab and also in some northern districts of Haryana like Ambala, Hisar and Sirsa। अम्बाला, हिसार और सिरसा वाली जो जगह है यानी हरियाणा वाला जो जगह है वहाँ पे मलवई बोली जाती है। दुआबी मैंने अभी बोला, जैसे गिद्दा जो होता है उसकी बोलियों में बोला जाता है दुआबे दी जट्टी, यानी कि ये जो दुआबी लैंग्वेज है ये उससे रिलेटेड है। फॉलिंग बिटवीन द 2 रिवर्स, द एरिया फॉलिंग बिटवीन द 2 रिवर्स, जो एरिया 2 नदियों के बीच में आते हैं, जो कि ब्यास और सतलुज के बीच में आते हैं, जहाँ पे आता है जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, नवा शहर, यहाँ पे बोली जाती है दुआबी भाषा। फिर आती है पुआधी। पुआधी स्पोकन इन द एरियाज लाइंग इन साउथ, साउथ ईस्ट। मान लीजिए ये पंजाब है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पुआधी स्पोकन इन द एरियाज लाइंग इन साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट ये वाला एरिया, एंड ईस्टर्न पंजाब यानी इस वाला जो रीजन आता है वहां पे ये बोली जाती है। एरियाज क्या है? राजपुरा, पटियाला, रूपनगर, आनंदपुर साहिब, खरड़, कुराली, नूरपुर बेदी, पेल एटसेट्रा। तो ये यहाँ पे जो है ये भी भाषा बोली जाती है। मेन आपको ये माझी और दुआबी मेन याद रखनी है, और माझी को टकसाली बोली बोला जाता है ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। तो फेयर्स और फेस्टिवल्स हम कई बार मेलों में खुद भी जाते हैं ना। तो पहले आता है मुक्तसर फेयर। मुक्तसर हम सबको पता है वो 40 मुक्ते जो हुए थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, ठीक है, उनके बेसिस पे या उनके नाम पर ये मेला लगता है जनवरी में, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिख फेयर्स, इट इज हेल्ड इन द मिडल ऑफ जनवरी ऑन द मकर संक्रांति डे। अब यहाँ पे मकर संक्रांति डे कब होता है? 13 तारीख को लोहड़ी होती है, तो 14 को हम बोलते हैं मकर संक्रांति है। नॉर्मली जो देखा जाता है एक कह सकते हैं कि 1 जनवरी को मानते हैं कि न्यू ईयर हुआ, लेकिन जो सिख हैं वो 14 तारीख से मानते हैं कि उनका एक नया साल की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, इट इज हेल्ड इन commemoration of the heroic fight of the 40 mukte who laid down their lives warding off an attack on 29 December 1705 by an imperial attack
मार्चिंग इन परस्यू ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हम सब ने वैसे पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा पहले भी, कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जब लड़ने आएंगे, है ना, जैसे हमने देखा वॉर्स होती हैं बहुत सारी, उसमें ये जो 40 मुक्ते हैं, पहले ये गुरु जी को छोड़कर चले जाते हैं, है ना। तो गुरु जी बाद में बोलते हैं कि आप जो हो मेरे एक अच्छे शिष्य नहीं हो, या मैं आपका आपसे गुरु नहीं रहा, है ना। हमने ये स्टोरीज भी पढ़ी हुई जिसमें गुरु जी बोल देते कि ये जो 40 सिख है अभी मैं इनका गुरु नहीं रहा। तो वो क्या करते हैं, वो जो 40 सिख होते हैं वो वापस आते हैं और वो लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ाई में जो है 40 के 40 सिख जो है वो शहीद हो जाते हैं। जब शहीद होते हैं तो उनमें से जो एक सिख होता है वो गुरु गोबिंद सिंह जी को कहता है कि, वो गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं कि आप मतलब क्या चाहिए आपको। वो बोलते हैं कि आप उन, एक जो पन्ना होता है, एक पेपर होता है जिसपे ना गुरुजी ने लिखा होता है कि मैं आपसे आज से आपका गुरु नहीं हूँ, तो कहते हैं आप इसको फाड़ दीजिए। तो वो उसको फाड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये 40 मुक्ते जो है ये इनकी याद में फिर यहाँ पे अब मेला लगता है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ माघ, यानी कि वही माघ कहते हैं ना, माघी, ठीक है, विच नाउ फॉल्स यूजुअली ऑन द 13th ऑफ जनवरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। स्पोर्ट्स से पता चल रहा है यहाँ पे खेलों के बारे में एक फेस्टिवल चलेगा, पॉपुलरली नोन एज रूरल ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हमको पता है एक वर्ल्ड लेवल पे भी होते हैं, है ना। तो ये रूरल का क्या मतलब है, ये हमारे गांव वगैरह में होंगे। अब गांव की गेम्स जो होती हैं, ये इनका मेन मकसद क्या है, हमारी जो पुरानी गेम्स है उस ट्रेडिशन को बरकरार रखना। फेयर इज हेल्ड एनुअली इन द February एट किला रायपुर 6 किलोमीटर फ्रॉम लुधियाना। Igneous tournaments like bullock carts, animal races, or inspirational feats of strength endanger the customary wrestling, cockfighting, kabaddi, jumps, races। यानी कि जब आप पहले वाले देखते थे ना पुराने ज़माने में, कबड्डी होना, रेसलिंग होना, या हम बोलते थे कुक्कड़ की जो लड़ाई होती है ना, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी जो लड़ाइयाँ हैं ये रूरल ओलंपिक्स में करवाई जाती हैं, ताकि रूरल के जो लोग हैं उनको भी आगे लाया जाए और एक ट्रेडिशन भी बरकरार रहे, ठीक है। फिर आता है जंग फेयर। दिस फेयर इज हेल्ड इन जर्ग, अ विलेज इन तहसील पायल। इट इज हेल्ड इन चेत। चेत का महीना होता है, वहां पे उस समय ये होगा, मार्च और अप्रैल के बीच में। इन ऑनर ऑफ द गॉडेस शीतला। शीतला माता हम कहते हैं ना कि शीतला माता के जैसे मंदिर में भी लोग जाते हैं उस समय व्रत भी रखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द बहरिया फेयर। Sweet gulgulas are prepared one day earlier and then given in offering to the goddess and thereafter to the donkey who is her favorite। गुलगुले क्या होते हैं, वो जो गुड़ के साथ बनाते होते हैं ना, आपके घरों पे भी कई मतलब जाते होंगे, तो वो गुलगुले जो होते हैं उसका ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। फिर जो डोंकी है जो कि इनका एक प्रिय एनिमल है उसको भी खिलाए जाते हैं। आफ्टर पॉपुलेटिंग द गॉडेस द फैमिली मेंबर्स ईट द रिमेनिंग सेवरी गुलगुलास। वैसे हम बोलते हैं ना शीतला माता जो है वो चिकन पॉक्स जो होते हैं, किसी को जो माता निकल जाती है तो उसके लिए इन माता जी को मेन भी माना जाता है ना। हम सबको वैसे पता है, हमने ये अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी ये चीजें देखी हुई हैं। फिर है रोजा शरीफ उर्स। रोजा शरीफ उर्स इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट सूफी संत शेख अहमद फरूक सरहिंदी। इनकी याद में ये मेला जो है ये लगता है 31 मई को हर साल। शेख अहमद वॉज द मोस्ट वेल नोन ऑफ ख्वाजा बकी बिलास डिसिपल। ये जो आपको नाम है वैसे इतना लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे जो शेख अहमद थे ये इनके शिष्य थे। People of all faiths pay their homage at the place of worship of Roza Sharif that is situated on the फतेहगढ़ साहिब। ये फतेहगढ़ साहिब में है। मेन माना जाता है कि आप कोई भी दुआ यहाँ पे मांगते हो तो वो हमेशा पूरी होती है, ठीक है। फेयर ऑफ बाबा सोडल, जो तो है जलंधर से, सबको पता है कि सोडल का मेला जो है वो हर साल लगता है अगस्त सितंबर के बीच में। फेयर ऑफ बाबा सोडल इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ भादो। भादो का जो मंथ है वो आता है मिड अगस्त और मिड सितंबर के बीच में, एंड इज मैग्नेट फॉर पिलग्रिम्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। बाबा सोडल जो है वो सिर्फ एक ही रिलीजन को नहीं मतलब मानते, इनको लोग सारे के सारे रिलीजन के लोग इनको मानते हैं। बाबा सोडल वॉज बोर्न इन जलंधर एंड देयर फेयर कमेमोरेशन हैज डेथ। जो ये मेला है ये उनकी डेथ की जो ये एक यादगार समारोह में मनाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड बाबा सोडल डाइड बाय ड्रॉनिंग इन द पॉन्ड वेयर हिज मदर यूज्ड टू वॉश क्लोथ्स। कहते हैं कि जो बाबा सोडल की जो कह सकते हैं कि जो उनकी डेथ हुई थी वो हुई थी उसी वाले पॉन्ड में, उसी वाले तालाब में जहाँ पे उनकी माता जी जो थी कपड़े धोती थी। कहा जाता है कि जो बाबा सोडल थे वो बहुत सारी शक्तियों के साथ जो था उनका जन्म हुआ था।
It is believed that Baba Sodal was blessed with divine power and the people celebrate his death anniversary with full dedication. अगर आप कभी भी, आप में से कोई गया हो तो आप देखोगे कि एक बहुत ही बड़ा सा मेला लगता है, और जो ये तालाब है यहाँ पे भी कई लोग जाके नहाते हैं, या एक तरह से इसको वो मानते हैं कि बहुत ही पवित्र जो है ये जगह है। ठीक है, फिर आता है छप्पाड़ फेयर। 3 day फेयर कमेमोरेट्स द डिसेंट ऑफ गुग्गा पीर। गुग्गा पीर के बारे में भी हम सब ने थोड़ा थोड़ा सुना है ना। A Chauhan Rajput, according to the legend, he possessed extraordinary power over all kinds of snakes. कहते हैं कि जिसको किसी भी स्नेक ने काटा हो, ठीक है, तो वो अगर इनके पास जाता है या इनकी दरगाह पे, इनके मेले पे जब जाता है तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जो गुग्गा पीर थे, इनको जो पावर मिली हुई थी ये था कि ये पूरे स्नेक्स के ऊपर इनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, द फेयर इज सेलिब्रेटेड एट गुग्गे दी मड़ी, a big holy place built in his memory that has a reputation for curing people of snake bites. अगर किसी भी पर्सन को स्नेक ने काटा है तो यहाँ पे जाके वो ठीक हो सकता है। अर्थ इज स्कूप्ड अप 7 times टू अपील टू गुग्गा पीर फॉर सेफ्टी अगेंस्ट स्नेक्स। कहते जो अर्थ है उसने मतलब बार बार जो है गुग्गा पीर को जो था भेजा था यहाँ पे लोगों की एक रक्षा करने के लिए, ठीक है, स्नेक्स से। सो नेक्स्ट इज गुग्गा नौमी। गुग्गा नौमी विच इज़ द फेस्टिवल इन ऑनर ऑफ गुग्गा पीर। जो हमने गुग्गा पीर जी का पहले वाला जो मेला देखा, कुछ इस तरह से इनकी याद में ये होता है। ऑल्सो फॉल्स इन भादो, ये भी भादो के मतलब मंथ में ही आता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड राइट आफ्टर द जन्माष्टमी। जन्माष्टमी क्या है, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, है ना, तो कृष्ण जी के जन्मदिन के नेक्स्ट डे ये मनाया जाता है। पीर्स डिवोटी पेंट हिज इमेज, मतलब इनकी एक जो है इमेज बनाई जाती है, उसको टर्मरिक के साथ बनाया जाता है, और इनकी जो राइट साइड पे जो है स्नेक जो होता है, एक ब्लैक कलर का स्नेक बनाया जाता है। ठीक है, और फिर इनके साथ मतलब जो भी वर्शिप होती है, जिस तरह से इनकी पूजा करनी है वो पूजा की जाती है। पीपल जो है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो जो कह सकते हैं दूध मक्खन वो सब चढ़ाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और स्वीट सेवैयाँ जो है इसकी जो है एक फेस्टिवल की एक मेन डिश भी मानी जाती है। जैसे ईद में बोलते हैं ना सेवैयाँ बनाते हैं, तो इसी तरह गुग्गा नौमी में भी सेवैयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रोशनी फेयर एट जगरांव। ठीक है, रोशनी फेयर मतलब लाइट्स के बारे में बात हो रही है। फेयर इज हेल्ड इन ऑनर ऑफ मुस्लिम पीर अब्दुल कदीर जलानी। इट इज हेल्ड इन द विसिनिटी ऑफ हिज टॉम्ब, जो उनका मकबरा है जहाँ पे ये बना हुआ, वहाँ पे ये मनाया जाता है। कहते वैसे तो इसका जो एक ओरिजिन है वो मुस्लिम फेयर है, पर पार्टीशन जब हुई उसके बाद भी ये मेला आज भी उसी तरह से लगता है जब पहले लगता था। The Hindus of the area also flock to the site of this shrine. It is called the Fair of Lights. इसलिए Fair of Lights बोला जाता है क्योंकि लोग जो है यहाँ पे दिए जलाते हैं, तो वो अगर हम दूर से भी देखते हैं तो वो हमें नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं पे एक लाइट्स जल रही हैं, जिसकी वजह से हम इसको इस वाले फेयर को एक फेयर ऑफ लाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक लोगों का एक विश्वास है कि यहाँ पे भी मांगी हुई हर मुराद जो है पूरी होती है। फिर है शहीदी जोड़ मेला। शहीदी जोड़ मेला जो है ये हम मनाते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहबजादे थे, दो साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह, उनकी याद में यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट जो है वो पे किया जाता है, जो उनकी शहीदी हुई थी। हमने पढ़ा था ना, वजीर खान ने जो था इनको जिंदा ही एक दीवार में चिनवा दिया था। ठीक है, उस याद में जो है शहीदी जोड़ मेला लगता है। ये लगता है हर साल मंथ ऑफ दिसंबर में गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में। ठीक है, फिर है हरबल्लभ संगीत मेला। तो पता तो चल ही रहा है संगीत के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक की बात होगी, कोई वेस्टर्न वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक की बात होगी। फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हेल्ड एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर इन जालंधर in the memory of Swami Harballabh, a famous Sant musician at the Sant's holy place on the banks of देवी तालाब मंदिर। देवी तालाब मंदिर में वैसे अभी ये मेला लगता है। यहाँ पे एक कह सकते हैं एक फेयर, मतलब एक तरह से मेला में ऐसा होता है कि दूर दूर से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन सा भी होता है, हर कोई अपनी अपनी कला दिखाता है, पर यहाँ पे सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक चलता है। ठीक है, हैदर शेख एट मलेर कोटला। अब बिग फेयर इज हेल्ड फॉर 4 days, 4 दिनों के लिए होता है हर साल मलेर कोटला में, जहाँ पे हैदर शेख जो है, जहाँ पे वो उनकी श्रिन है। ठीक है, श्रिन क्या होता है हमने पढ़ा था, एक जो पवित्र स्थल होता है।
इट इज़ बिलीव दैट इफ़ चाइल्डलेस वुमेन, यानी कि जिस विमेन का बच्चा नहीं होता, कहते हैं अगर वो यहाँ पर जाते हैं तो उनकी मुराद जो है वो पूरी होती है। दूसरा विश्वास ये है, जैसे हम कहते हैं कि किसी को इविल्स ने जकड़ लिया है ना, बुरी आत्माओं ने जकड़ लिया है, तो अगर वो भी यहाँ पर जाते हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होकर वापस आते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रस्ट जो है इस जगह के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो है चाइल्डलेस विमेन, और दूसरे है कि अगर किसी को किसी इविल स्पिरिट ने जो है वो जकड़ा हुआ है तो ये अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से ठीक होकर आएंगे। He will be cured if he propitiates the period dishrin and offer rots specially cooked। मतलब एक तरह से जो मीठे मीठे से जो बनाते ना रोटी, जिसको मीठी रोटी बोल लो आप, ठीक है, वो भी यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं अगर कोई पर्सन ठीक हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आते हैं फेस्टिवल्स। अब हम फेस्टिवल्स हम सबको पता है, तो स्टार्ट करते हैं लोहड़ी से। 13 जनवरी हम सबको पता है। लोहड़ी जो है एक फेस्टिवल है जिसमें सभी लोग मिलते हैं। मोस्टली ये उनके लिए होता है, उनके लिए ज़्यादा होता है जिन जहाँ पे बच्चा हो जन्म, जिसका बच्चे का जन्म हुआ नया नया या नई मैरिज हुई हो, तो वो एक बहुत धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भंगड़ा और गिद्दा परफॉर्म किया जाता है। कई कई जगह पे लोहड़ी के मेले भी लगते हैं, है ना, आपने देखा भी होगा। और रात को हम पता है एक बॉनफायर बनाते हैं, एक लोहड़ी जलाते हैं वो, जिसमें वो बोलते हैं कि जो भी मतलब हमारी जो नेगेटिविटी है हम उसको भी साथ साथ जला रहे हैं। ठीक है, और हम उसमें जो है जो भी होता है, जैसे हम बोल देते हैं पॉपकॉर्न्स वगैरह, है ना, वो हो गए, मूंगफली होगी, वो हम उस बॉनफायर में फेंकते हैं। तो लोहड़ी तो हम सबको पता ही है ना कैसे मनाई जाती है। सो द नेक्स्ट इज बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का ना एक तरह से काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। एक तो बोला जाता है कि जब बसंत पंचमी आती है तो मतलब क्या है, बसंत शुरू होने वाली है। ठीक है, बसंत शुरू होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक येलो कलर से हम इसको डिवोट करते हैं, क्योंकि येलो का क्या मतलब है, अब सारे फूल उगेंगे, है ना, सारे फूलों ने अब उगना स्टार्ट करना, तो एक कलरफुल से एक जगह बनेगी। सर्दियों की वजह से थोड़ा फूल कम ही उग पाते हैं, तो अब एक बहुत ही मॉडरेट सा इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें फूल वगैरह उगेंगे। तो लोग जो है एक येलो कलर से इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। इसको फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी बोला जाता है, पतंगे वगैरह उड़ती हैं। और कुछ जो है यहाँ पे मेले भी कहीं कहीं पे लगते हैं इसके बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो पंचमी फेयर वो स्टार्टेड बाय द रूलर ऑफ कपूरथला प्रिंसली स्टेट महाराजा जगतजीत सिंह। एट दिस टाइम फील्ड्स ऑफ मस्टर्ड ब्लूम ओवर रूरल पंजाब, यानी मस्टर्ड मतलब जो कहते हैं ना हम सरसों का जो फूल होते हैं वो बहुत उग जाते हैं इस समय में, इसलिए हम इसको येलो कलर भी लोग इस समय पहनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वैसाखी। वैसाखी भी हम सबको पता है ना, जब कणकों की कहते वाडी होती है ना, तो होती कब है, अप्रैल में। तो देखिए बैसाखी मार्क्स द जुबिलेशन ऑफ अ प्लेंटीफुल हार्वेस्ट एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ बैसाखी। दिस इज द न्यू ईयर्स डे गोइंग बाय द साका कैलेंडर। वैसे तो ये न्यू ईयर्स डे माना जाता है साका कैलेंडर के अकॉर्डिंग। आपने एंशिएंट में भी पढ़ा होगा साका कैलेंडर के बारे में। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस टू अप्रैल 13th ऑफ द जॉर्जियन कैलेंडर। और 13 तारीख जो है अप्रैल की, उसमें अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन कैलेंडर न्यू ईयर माना जाता है। ठीक है, अगर आपने एंशिएंट को अच्छे से पढ़ा हो, वहाँ पे कैलेंडर्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए गए थे अबाउट द जॉर्जियन कैलेंडर, साका एरा, विक्रम एरा, है ना, वो अगर आप अच्छे से देखो दोबारा से तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। Essentially a North Indian harvest festival, it is the time for the reaping of the rabi crops। जो rabi crops होती हैं वहाँ पे reaping मतलब उनको लगाना शुरू कर देते हम एक तरह से। वैसे तो पहले हम वाढी कर लेते कणकों की, उसके बाद हम कुछ जो पौध मतलब जो फसलें हैं जो राबी के मौसम की होती है वो उगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है तियां। तियां क्या है, हमें पता है तियों का त्यौहार क्या है, जिसमें सावन के महीने में ही आता है ना। तो गांव वैसे तो मोस्टली अभी तो ये बहुत कम होता जा रहा है इसका रिवाज, लोग इसको ज़्यादा मानते नहीं है। पर पुराने ज़माने में भी अभी भी कुछ कुछ जो है हमारे गांव, वहाँ पे भी बहुत ही फेमस तरीके से मनाया जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मेहंदी लगाती है। वैसे तो जो वुमेन्स है जिनकी नई नई शादी हुई है वो मेहंदी लगाती हैं। ठीक है, फुलकारी निकालती हैं। वो देखा होगा आपने पुराने जो सॉन्ग्स आते थे उसमें एक पेड़ होता था, उसके नीचे पींग लगी होती थी, वो झूलती थी। तो वो तियां का त्यौहार है, कोई चरखा काट रहा है, तो एक पंजाबी का जो पंजाब का जो ट्रेडिशन है वो एक ही फेज में नजर आ जाता है। ठीक है, रेन ब्रिंग्स द लॉन्ग फॉर रिलीफ टू द हीट स्ट्रिकन, यानी कि एक तरह से तियों का त्यौहार ये भी बोला जाता है कि जब पूरा गर्मी से जो पंजाब भख रहा होता है, बहुत गर्म हो रहा होता है, उस समय जो सावन है एक रिलीफ देता है उनको एक बहुत ही तपती हुई गर्मी से। वन डे बिफोर द तिया गर्ल्स अप्लाई हीना टू देयर हैंड्स, यानी मेहंदी लगाती हैं
हाथों में और पैरों में, एंड ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल दे पुट ऑन देयर बेस्ट क्लोथ्स एंड गो आउट टू द फेयर। तीयों का मेला भी लगता है, ठीक है। वैसे तो आप में से कुछ जो होंगे गांव वगैरह से, वहाँ पे कुछ कुछ गांव में ये चीज़ें चल भी रही होंगी। फिर आते हैं हमारे पास फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब। इसको ना आपने अब सोचेगी कि मैम हमने सारे करने हैं, ये हम कैसे करेंगे, तो कुछ कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माघी का मेला मुक्तसर में है प्लेस, किला रायपुर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रूरल ओलंपिक्स के लिए एक तरह की पहचान है, इसके जैसा कोई मेला हो नहीं रहा, तो एक तरह से एक अपनी अलग सी पहचान लेकर जाता है। रोशनी फेयर जर्ग मेला जगरांव लुधियाना, पायल लुधियाना, मतलब एक ही जगह है ये। बैसाखी तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री तलवंडी साबो, तख्त श्री अकाल तख्त। किसान मेला लुधियाना, किसान मेला भी आपको लर्न करना है। मेला गदरी बाबिया दा, देश भगत यादगार हॉल, ये भी याद कर सकते हो। देखो अगर तो लग रहा है ना कि थोड़ा टाइम पास आ रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम है, थोड़ा सा पास आ रहा है कि जब किसी मतलब जैसे शहीद भगत सिंह जी की जो थी अभी शहीदी हुई थी, है ना, अगर ऐसे समय पास आ रहा है फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, द बेसिस ऑफ करंट पढ़ा कीजिए, इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कि किस तरह का पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर उसकी बात थोड़ी करंट में चल रही है ना, तो उससे रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ वो पूछ ही लेंगे। बाबा सोडल मेला जलंधर में है ना। हर बल्लभ क्लासिकल, ये हमने देख लिया। देवी तालाब मंदिर, देवी तालाब मंदिर कहाँ है? जलंधर में। उसके बाद होला महल्ला, हम सबको पता है श्री अनंदपुर साहिब में ये मनाया जाता है। शेख अहमद रोज़ा शरीफ सरहंद, शहीदी जोड़ मेला सरहंद, छप्पड़ मेला लुधियाना, शेख फरीद फेयर फरीदकोट। 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लेना, एग्जाम के टाइम पे आपको ये बहुत अच्छे से याद आ जाएगा अगर पढ़ा होगा तो। एक बार बाय हार्ट इसको 2 बार इसकी अच्छी सी रीडिंग ले लो। अगर बाय चांस हमने जिन जिन चीज़ों पे मेन फोकस किया वो तो हम करें, जैसे हमने फिर इस पे किया है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल पे, उसके बाद मेला गदरी बाबियादा इस पे हमने किया है, उसके बाद ये जो है हमारे पास शहीदी जोड़ मेला ये भी इम्पोर्टेंट है, होला महल्ला ये भी इम्पोर्टेंट है, किसान मेला भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है कि आपको सारे पढ़ने, तो 2 बार इसकी अच्छी सी रिविजन ले लो, ठीक है। ये अपने आप एग्जाम के टाइम पे आपको याद आ जाएंगे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स ऑफ पंजाब, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? जो एक विमेन या जो एक मेन जो है वो पहनते हैं, जैसे एक श्रृंगार ही बोल लीजिए, है ना, कि श्रृंगार के लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए मेन के ऑर्नामेंट्स क्या है, नेम है सरपेश, वॉन कहाँ पे करते हैं? हेड पर। कुत्ता ब्लेदार, ये भी सर पे पहना जाता है, हेड पे। कलगी हम सबको पता है, वो जो यहाँ पे लगाते हैं शादी के जब समय होता है ना, तो दूल्हे की यहाँ पे लगती है कलगी। मुक्त, ये भी हेड पे। बाला ईयर्स में डाला जाता है, मुर्की भी ईयर्स में डाली जाती है, दुर ईयर में डाला जाता है, बिरबली भी ईयर में डाली जाती है। पोंची रिस्ट यानी कि कलाई, उसके बाद गोकरू भी रिस्ट पे, नाम नेक पे, तख्ती वो भी नेक पे, चंद्रमा नेक पे, कंठ नेक, मतलब कि यहाँ पे जो ऑर्नामेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट कहाँ कहाँ पे वो पहने जाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं मैं इसको पढ़ूँ कैसे, तो एक बहुत ही ईजी सा वे है, आप गूगल खोलिए, उसमें ना बस आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख दीजिए ये वाली, आपको एक प्रॉपर एक आ जाएगा कि वो पर्सन इसको कैसे पहना और वो कैसा नज़र आता है, तो एक विजुअलाइज हो जाएगा उसका, है ना। तो विजुअलाइज चीज़ जल्दी लर्न होती है, तो एक बार उसको देख लेना, वो इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। विमेंस के ऑर्नामेंट्स देख लेते हैं। नेम है चौंक, वो भी हेड पे पहनते हैं। मौली, वो भी हेड पे पहनते हैं। दामनी बरवट्टा कशका, ये 4 हेड पे, ये जो माथा होता है यहाँ पे। उसके बाद धेडू कंटला खली फुम्मी देदी, ये भी कानों में पहने जाते हैं। वुमेन्स के तो वैसे ही ज़्यादा होते हैं ना ऑर्नामेंट्स। तो मोहरा, हॉलदिल, कन्नड़ी, गुलबन, हस, ये जो है ये सारे नेक पे यानी गर्दन पे पहने जाते हैं। उसके बाद नोज वाले हैं बुल्लक, फुल्ली, बोहर, लौंग, लौंग तो सबको पता है ना। उसके बाद रिस्ट पे पोंचिया, बंका, बैन, झनकंग, ठीक है। ये जो सारे हैं, अब हम सोचेंगे हम इसको लर्न कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ करनी है, एक इसकी जो पिक्चर है गूगल पे जाके किसको देखना, एक वो आपको ना नज़र आ जाएंगे किसी पर्सन इसको कैसे पहना है और वो कैसे नज़र आते हैं, तो वो आपकी बहुत अच्छे से एक जल्दी से एक ना फ्रिक्वेंट से एक लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं फेमस गुरुद्वाराज इन पंजाब। अब गुरुद्वाराज देख लेते हैं। गुरुद्वारा कंद साहिब बटाला में है, गुरु नानक देव जी से ये जो है एसोसिएटेड है। गुरुद्वारा बेर साहिब जो है सुल्तानपुर लोधी, गुरु नानक देव जी से जो है उनके साथ ये एसोसिएटेड है।
लर्न करना है तो गुरु जी के हिसाब से लर्न करना है। गुरु नानक देव जी के जो गुरुद्वारे हैं, कंद साहिब, बेर साहिब, गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक। पहला है बटाला में कंद साहिब, बेर साहिब है सुल्तानपुर में, डेरा बाबा नानक है डेरा बाबा नानक पे। ठीक है, उसके बाद गुरु अंगद देव जी की बात करते हैं, गुरुद्वारा खडूर साहिब, खडूर साहिब जो है जगह वहीं पे ही है। गुरु अमरदास जी के साथ एसोसिएटेड है गुरुद्वारा चौबारा साहिब, गुरुद्वारा बौली साहिब, गोइंदवाल साहिब में है इनके दोनों गुरुद्वारे। गुरु रामदास जी वी ऑल नो, अमृतसर में ही इनको माना जाता है कि इन्होंने गुरुद्वारा साहिब जो दरबार साहिब बना उसमें भी ये बनाने में ये इनका मेन हाथ था। गुरु का महल, गुरुद्वारा तरन तारण साहिब जो है गुरु अर्जन देव जी से रिलेटेड है, तरन तारण में ही है। गुरुद्वारा थम साहिब, थम बोल देते हैं हम पिलर को, करतारपुर में है, गुरु नानक देव जी से एसोसिएटेड। आप गुरु जी के नाम से मतलब सबको अलग अलग डिवाइड कर लेना। उसके बाद है गुरु की वडाली, गुरु हरगोबिंद जी, गुरुद्वारा डरोली भाई फिरोजपुर में है गुरु हरगोबिंद जी। फिर आता है गुरुद्वारा पतलपुरी, ये है कीरतपुर साहिब में गुरु हरगोबिंद जी। फिर आता है गुरु तेग बहादुर जी का बाबा बकाला और दुख निवारण साहिब, बाबा बकाला में ही है, दुख निवारण साहिब है पटियाला में। गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ देखिए रिलेटेड गुरुद्वारा, वैसे हम ये गुरुद्वारे बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कतलगढ़ साहिब, गुरुद्वारा चरण कंवल, फतेहगढ़ साहिब, टिब्बी साहिब, आलमगीर। ठीक है, और इनकी जो ये वाली जगह है ना, ये आपने कैसे देखनी है, चमकौर साहिब का हमने सुना ना, चमकौर की लड़ाई हुई थी, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। माछीवाड़ा पे देखा था, माछीवाड़ा पे जो थे ये बिछड़ गए थे, दो छोटे साहबजादे और बड़े साहबजादे, मतलब माता गुजरी जी के साथ वो अलग चले गए और बड़े साहबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ अलग हो गए। मुक्तसर साहिब इंपॉर्टेंट है, 40 मुक्तों की जो है बात की जाती है, वहाँ पे गुरुद्वारा टिब्बी साहिब है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने इनको ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, उसके बाद है गुरु नानक देव जी, ननकाना साहिब संगरूर, श्री अकोई साहिब संगरूर। गुरु तेग बहादुर जी श्री अरिसर साहिब बरनाला, गुरु गोबिंद सिंह जी श्री दमदबा साहिब तलवंडी साबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वारा लखी जंगल साहिब बठिंडा में है गुरु नानक देव जी। गुरुद्वारा श्री गंगसर साहिब है जैतो में, गुरु गोबिंद सिंह जी का। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल इवेंट्स जिसकी जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको आपने ज़्यादा बाय हार्ट लर्न करना है। और सेम चीज़ है, अच्छे से एक बार सबकी ना रिवीजन ले लो एक अच्छी सी, एग्जाम के टाइम पे वो पक्का याद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैम एक बार पढ़ लिया हम कैसे करेंगे, ये नहीं याद आएगा। आप एक बार ट्राई करके देखना, आप 2 बार ये 1-2 बार बहुत बाय हार्ट इसको ना एक बार रिवीजन दे दो अच्छी सी, एग्जाम के टाइम पे पक्का आपको ये याद आ जाएगा कि आपने ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब है फोर्ट्स, किले, पैलेसेस, म्यूजियम्स इन पंजाब। फिर आता है पहला फोर्ट इन पंजाब है गोबिंदगढ़, ये है अमृतसर में, हिस्टोरिक मिलिट्री फोर्ट, यानी कि मिलिट्री फोर्ट से थोड़ा सा रिलेटेड है, हिस्टोरिक भी है, अमृतसर के बिल्कुल सेंटर में है। इट वॉज नोन एज द गुज्जर सिंह फोर्ट इन 1760 बाय द रूलर्स ऑफ भंगी मिसल। भंगी मिसल जो है ये रूलर्स थे उस समय के। In 1805, महाराजा रंजीत सिंह रीनेम्ड इट when he captured it along with बंगिया दी तोप। कहते हैं जब उन्होंने 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसको कैप्चर किया भंगिया दी तोप के साथ, यानी कि 2 जगह को एक साथ उन्होंने जब कैप्चर किया तो महाराजा रंजीत सिंह ने इनका नाम रख दिया गोबिंदगढ़, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे। ठीक है, फिर आता है रलहिंदा फोर्ट। बठिंडा फोर्ट इज अमंग द प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, मतलब प्लेसेस बहुत सारे, मतलब किले वगैरह काफ़ी हैं अगर हमने घूमने जाना है। तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर भक्ति राजपूत किंग, यहाँ पे जो भट्टी राजपूत जो किंग थे ये उनके नाम पर ये रखा गया है। द फोर्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान वॉज इम्प्रीजन इन दिस किला, हमने पढ़ा था ना मिडीवल में, रजिया सुल्तान को जो था अल्तूनी ने जब किले में बंद कर दिया था, इम्प्रीजन कर दिया था, तो वो यही वाला किला था, रलहिंदा किला। ठीक है, फिर है कथफा मुबारक फरीदकोट फोर्ट। फरीदकोट फोर्ट इज यूनिक इन द सेंस दैट इट हैज़ बीन बिल्ट इंटायरली विद नानक शाही ब्रिक्स। नानक शाही ब्रिक्स ना बहुत ही ऐसी ब्रिक्स हैं जो मतलब इजीली टूट भी नहीं सकती, और ये एक इनकी जो, अगर आपने कभी ये किला अगर गए हो, आप में से कोई गया है तो आप देखोगे कि इसका जो एक टेक्सचर है, एक इसका जो मतलब इमेज है वो थोड़ी सी अलग है बाकी जो ईंटें होती है ना उससे। एंड टाइम मोटर लेंडिंग अ यूनिक एम्बियंस टू द इंटायर स्ट्रक्चर, मतलब देखने में ये बहुत ही सुंदर है। आपने मेन इनकी जगह याद रखनी है, कथफा मुबारक है फरीदकोट में। ठीक है, उसके बाद है किला मुबारक पटियाला।
built in 1764 by Maharaja Ala Singh. The fort was originally made as a mud fort, मतलब कि मिट्टी से बनाया गया था और कच्ची. महाराजा कंस्ट्रक्टेड द पक्का किला आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ सरहिंद. सरहिंद पे जीत प्राप्त करने के बाद इन्होंने इसको पक्का किला बनाया था. फोर्ट स्टैंड इन 10 एकड़ ग्राउंड इन द हार्ट ऑफ सिटी पटियाला. 10 एकड़ की ज़मीन पे ये बना हुआ है और ये पटियाला की एक तरह से हार्ट भी माना जाता है. पटियाला में जब भी आप जाते हो वहाँ पे आपको किले बहुत सारे मिलेंगे. ठीक है, किले बहुत सारे मिलेंगे, फोर्ट्स बहुत सारे होंगे, म्यूजियम्स बहुत सारे होंगे. आप में से अगर कोई है पटियाले से, वहाँ पे आपको बहुत सारी जो जगह है एक मिल सकती है घूमने के लिए भी. अगर आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई के व्यू से जाते हो तो थोड़ा सीख के भी आ सकते हो. फिर है अनंतपुर साहिब फोर्ट, रूपनगर. ये जो 5 किले हैं अनंतपुर साहिब के, ये हमने अच्छे से पढ़ने हैं. ठीक है, पहला है केशगढ़ साहिब. द फोर्ट इज नाउ द तख्त called Keshgarh Sahib. Guru Gobind Singh Ji used to hold congregation on this hill. Revelation of the Khalsa and his first initiation. मतलब कि जैसे हम बोलते ना, जब उन्होंने बोला था गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुझे 5 सर चाहिए, है ना, और जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो ये किला जो है वहाँ से इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये उस समय से मतलब एक अपनी वैल्यू लेकर चल रहा है कि जब 5 सरों की मांग हुई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया केशगढ़. यानी कि केश यानी कि वैसे बालों को भी बोला जाता है, और ये एक गढ़ होता है, एक ज़मीन. ठीक है, उसके बाद आता है किला लोहगढ़, फोर्ट ऑफ स्टील. ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से किले को फोर्ट ऑफ स्टील बोला जाता है या फोर्ट ऑफ, जैसे हमने देखा, फोर्ट ऑफ कलर बोला जाता है. ये पूछा जा सकता है. तो किला लोहगढ़ साहिब जो है फोर्ट ऑफ स्टील है. गुरुजी हैड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स. गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनवाया था, यहाँ पे वो हथियार बनवाते थे. फिर है होलगढ़ साहिब, फोर्ट ऑफ कलर्स बोला जाता है. आदमगढ़ और होलगढ़ वॉज अ किला व्हेन गुरु गोबिंद सिंह जी इंट्रोड्यूस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ होला महल्ला इन द स्प्रिंग ऑफ 1701. जब उन्होंने बोला था होला महल्ला जो है वो मनाया जाएगा, तो इसलिए होलगढ़ साहिब को फोर्ट ऑफ कलर्स बोला जाता है, और होलगढ़ से ये भी हो गया होला महल्ला. ठीक है, किला आनंदगढ़ साहिब. द फोर्ट वॉज बिल्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह जी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिख्स फ्रॉम हिल रूलर्स. इन फोर्ट देर इज अ गुरुद्वारा साहिब वेयर इज द सेक्रेड बॉली. मतलब कि यहाँ पे इन्होंने बनाया था किला आनंदपुर साहिब, जो पहाड़ी जो राजे थे और अपने सिखों की एक प्रोटेक्शन के लिए भी इन्होंने ये बनवाया था. बाद में हमने देखा था ना कि जब ये मतलब धोखे से वो जो अनंतपुर साहिब किले को घेर लिया जाएगा और फिर गुरुजी जो हैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ से जब निकलेंगे, हमने ये थोड़ा हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है ना, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है. ठीक है, और यहाँ पे एक पवित्र बौली भी बनी हुई है. ठीक है, फिर है किला फतेहगढ़ साहिब, built by गुरु गोबिंद सिंह जी टू डिफेंड अनंतपुर साहिब सिटी इन द टेरिटरी ऑफ सहोता विलेज. मतलब कि डिफेंड करेंगे हम अपनी अनंतपुर सिटी को सहोता विलेज से. ये थोड़ा सा हम सिखिज्म का जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. किला तारागढ़ साहिब, सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्री अनंतपुर साहिब. मतलब कि श्री अनंतपुर साहिब के थोड़े किनारों पर ये बना हुआ है. बिल्ट टू स्टॉप द हिल आर्मीज इन एडवांस. मतलब पहले से ही हम उनको जब है हमारी टेरिटरी में एंटर करने से पहले ही जो एरियाज के जो राजे होंगे, अगर वो इन्वेजन्स के लिए आएंगे, हम उनको पहले ही रोक लेंगे. built on the top of hill from where one can see activities of कहलूर from a long distance. यानी कि इतना ज़्यादा एक ऊंचाई पे भी बना हुआ था कि दूर तक क्या हो रहा है वो भी दिखाई दे सकता था. ये भी पता चल सकता था कि अगर कोई एंटर कर रहा है तो हमने उसको मतलब देख लिया. ठीक है, और फिर हम वहीं से उसको डिफेंड कर लेंगे कि आप जो हो अनंतपुर सिटी में एंटर ही ना कर पाओ. ठीक है, तो ये जो किले हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ रिलेटेड हैं, इनको हमने बाय हार्ट अच्छे से लर्न करना है. ठीक है, फिलौर फोर्ट, इट इज लुधियाना सिटीज हिस्टोरिक स्पॉट एंड नाउ अ पुलिस अकेडमी. इंपॉर्टेंट है ना, अब यहाँ पे पुलिस अकेडमी जो है वो हो चुकी है, जहाँ पे पुलिस जो है उनकी ट्रेनिंग होती है. फिर है शाहपुर कांडी फोर्ट, पठानकोट में है. 16th सेंचुरी का एक मॉन्यूमेंट है दैट नेस्टलेस एट द फुट ऑफ मेजेस्टिक हिमालयाज. मॉन्यूमेंट डेट्स बैक to 1505 AD and is named at the great Mughal emperor शाहजहां. मतलब किसके नाम पे है? शाहजहां के. तो मॉन्यूमेंट क्या है जिसको हम ना एक नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं स्मारक. ठीक है, स्मारक बोल देते हैं. तो एक स्मारक बना हुआ है यहाँ पे दैट नेस्लेट्स एट द फुट ऑफ मेजेस्टिक हिमालयज. यानी कि जहाँ पे मेजेस्टिक हिमालय, जैसे मान लीजिए हिमालयज है, इसका फुट क्या है? ये वाला. इसके जो फुट है ये यहाँ पे बना हुआ है और ये बनाया गया है शाहजहां के नाम पर.
ठीक है, कोई इसका ये नहीं याद करना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या किया था क्या नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि एक मॉन्यूमेंट है, एक स्मारक है जो एक याद में बनाया गया है शाहजहां की। कहाँ पे है? पठानकोट में, दैट्स इट। ठीक है, अब म्यूजियम्स इन पंजाब देख लेते हैं। अब म्यूजियम इन पंजाब भी सेम, हमने सेम चीज़ करनी है। हम हिस्टोरिकल बेसिस पे देखेंगे, हम देखेंगे किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, या हम देखेंगे कि ये थोड़ा करंट में क्या है, ये थोड़ा बहुत हम उसको बस पढ़ेंगे अब। ठीक है, देखिए महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम अमृतसर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संघोल म्यूजियम फतेहगढ़ साहिब, एंग्लो सिख वॉर मेमोरियल फिरोजपुर, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट म्यूजियम होशियारपुर, रूरल म्यूजियम लुधियाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स म्यूजियम नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, इंपॉर्टेंट है। गुरु तेग बहादुर म्यूजियम आनंदपुर साहिब, ये भी इंपॉर्टेंट है। खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स विरासत ए खालसा, ये तो मतलब एग्जाम्स में आ भी चुका है कुछ कुछ स्टेट्स एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिख अजायबगढ़ मोहाली, महाराजा रंजीत सिंह वॉर मेमोरियल म्यूजियम लुधियाना, ये वॉर मेमोरियल है, ये सिर्फ एक रंजीत सिंह म्यूजियम है। यहाँ पे मतलब दिखाया गया, अगर कोई गया है अमृतसर के उस म्यूजियम में तो दिखाया गया है एक कैसे राज चलाया जाता था, कैसे वो राज करते थे, किस तरह के लोग थे। तो एक प्रॉपर से जो एडमिनिस्ट्रेशन उस समय चलता था, उसका एक आपको विजुअलाइज चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, शहीद आजम भगत सिंह म्यूजियम खटकर कला, तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जिस जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बोला उसको तो अच्छे से पढ़ना ही है, जो बाकी है सेम चीज़ एक अच्छी सी रीडिंग लेनी है उसकी, ताकि एग्जाम के टाइम पे याद आ जाए। तो अभी जो हमने पढ़ा ये हमारा था पूरा कल्चर ऑफ पंजाब। अब क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ बताए कि कैसे कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे आपसे पूछ सकते हैं। जो ऑर्नामेंट्स वाला पार्ट है, मेरे को शायद लगता है कि आप में से काफ़ी बोले कि मैम हम इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा उसको कम भी तवज्जो दोगे तो चलेगा। ठीक है, पर अगर उसको अच्छे से देखना है ना, तो एक बार उसको ना विजुअलाइज करके देखना है आपने। विजुअलाइज करने का मतलब है कि एक बार आप उसको देखिए कि वो चीज़ें दिखती कैसे हैं। अगर मैंने बोला वो ईयर में पहनते, तो आप देखो कि ईयर में पहनने वाली वो चीज़ है, तो आपको लर्न हो जाएगी, है ना, आपको पता चल जाएगा हाँ वो कान में पहनी जा सकती, कान वाली चीज़ अब मैं नाक में या सर में तो डालूंगा नहीं, है ना, तो वो मुझे पता चल जाएगा। जो फोर्ट्स हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिस्टोरिकल इवेंट्स हमने देखने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्ट्स देखने हैं। और अगर मुझे लग रहा है कि इस साल किसी किले की, किसी म्यूजियम की ऐसी बात चल रही है, तो मैं फिर थोड़ा सा उस पर ध्यान ज़्यादा दे दूंगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर था, होप्स ऑफ सबको समझ आया होगा। थैंक यू।